25 साल पहले 16 जनवरी 1996 को जैन हवाला कांड ने भारत में खलबली मचा दी थी। इस हवाला कांड ने देश में फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जिसमें बड़ी राजनीतिक हस्तियों के अलावा संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी अपने घेरे में लिया था। पत्रकार विनीत नारायण की माने तो उन्होंने ही सबसे पहले इसकी परतें उधेड़ी थी, जिसके लिए उन्हें काफी संघर्ष भी करना पड़ा। उनके संघर्ष और उस दौर की चुनौतियों पर उनसे खास बातचीत की समय संवाददाता रमेश कुमार सिंह ने। 25 साल बाद इस घटना पे बातचीत करने के लिए विनीत नारायण जी खुद हैं। हम बात करेंगे। विनीत नारायण जी, सर, इतना बड़ा खुलासा, इतना बड़ा घोटाला और सबके खिलाफ भ्रष्टाचार पर चार्जशीट, कैसे याद करते हैं उस घटना को? देखिए, जिस वक्त ये जुनून था कि इस घोटाले को खोला और इसके लिए लड़ाई लड़ी, उस वक्त उम्मीद ये थी कि इस देश की व्यवस्था में भ्रष्टाचार को लेकर एक कोई बड़ा परिवर्तन आएगा और उससे देश में भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन दुख होता है, तकलीफ होती है कि हमने संघर्ष भी बहुत किया, डरे भी नहीं, झुके भी नहीं, बिके भी नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि प्रयास तो किया हमने, लेकिन जो चाहते थे वो उपलब्धि नहीं हुई। पूरी राजनीतिक व्यवस्था से अकेले भिड़ने की ताकत और शक्ति कहां से? आपको डर नहीं लगा? जब ये स्टोरी की हमने, जब ये रिपोर्ट की, तो जाहिर है कि बहुत बड़ी चुनौती थी। इस देश के 115 ताकतवर लोगों से भिड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन हम मन में बस एक ही लगन थी कि अगर तथ्य सही है तो हम पूरी व्यवस्था से लड़ जाएंगे, और हम लड़े। बड़े ब्यूरोक्रेट, सचिव लेवल के अधिकारी, कितना दबाव था? देखिए, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ही ये कैसेट बन के सेंसर बोर्ड में गई, तो कानून तो ये कहता है कि बिना सेंसर की क्लियरेंस के वो पब्लिक में प्रदर्शन के लिए जारी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन पता चला कि गुलाम नबी आज़ाद की मेज़ पर भी कैसेट पहुंची हुई है, और बलराम जाखड़ की मेज़ पर भी पहुंची हुई है, और अडवाणी जी की भी पहुंची हुई है। तो सेंसर बोर्ड ने ही कॉपी बना बना के राजनेताओं के यहाँ भिजवा दी थी, और पूरी राजनीतिक व्यवस्था इससे पूरी तरह हिल गई थी। दिल्ली में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया था उस दिन, जिस दिन ये कैसेट हमने सेंसर बोर्ड को सबमिट की। लेकिन उसके बाद हमारे पर दबाव पड़ने शुरू हो गए, और जैसे केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल हमारे अच्छे परिचित थे, लेकिन वो जैन बंधुओं के बड़े मित्र थे, तो उन्होंने साफ मुझसे कहा कि जैन बंधु बहुत यारों के यार हैं, तुम अगर जितना कहो उतना पैसा मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, लेकिन तुम इस स्टोरी को छोड़ दो। तो मैंने कहा, जी, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? पत्रकार का काम स्टोरी उठाना है, ना कि पैसे बनाना। 115 लोग, जिसमें केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यपाल हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, उनके खिलाफ जब आप सर्वोच्च न्यायालय में PIL दाखिल किए तो उसमें क्या प्रक्रिया थी? कैसे? मैं आपको बता रहा था कि पहले हम एपिलेट ट्रिब्यूनल में गए, फिल्म एपिलेट ट्रिब्यूनल। वहाँ जो जस्टिस बख्तावर लैंटन थे, उन्होंने इस रिपोर्ट की बहुत तारीफ की, और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता को जानने का हक है कि उनके ऊपर कैसे हुक्मरान हुकूमत कर रहे हैं, और ये रिपोर्ट खोजी पत्रकारिता का बेजोड़ नमूना है। इसको सेंसर से बैन करने का कोई तर्क नहीं है, हम इसको मुक्त करते हैं। लेकिन तब तक 3 महीना देर हो चुकी थी, कैसेट गई नहीं थी। तो तब तक हमारे मन में आ गया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं और CBI पर दबाव डलवाएं कि वो इस घोटाले की जांच करे। तो हम PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। सर्वोच्च न्यायालय ने विनीत नारायण केस में फैसला दिया, उससे जो CBI थी उसको स्वतंत्रता मिली और CVC की पुनर्संरचना हुई। और कहीं ना कहीं आज भी भ्रष्टाचार के भारत में हर मामले में ही नहीं बल्कि विदेशों के मामलों में विनीत नारायण केस का उल्लेख किया जाता है। कैसा लगता है आपको? प्रसन्नता होती होगी, खुशी होती होगी, आपका नाम पूरे विश्व में अभी भी चल रहा है। रमेश, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जब ये जजमेंट आया और देश भर के अखबारों ने पहले पेज पर इसको लीड बनाया कि हिस्टोरिक जजमेंट इन विनीत नारायण केस, तो मुझे बहुत डिप्रेशन हुआ, दुख हुआ। और दुख इस बात का हुआ कि जिस लड़ाई को शुरू किया था वो लड़ाई तो अपने अंजाम तक पहुंची नहीं, और लोग, बड़े बड़े वकीलों ने और जुडिशरी ने मिलकर उस लड़ाई को बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया एक काल्पनिक ऑटोनॉमी का मॉडल देके, और उस काल्पनिक ऑटोनॉमी के मॉडल को भी संसद ने और डाइल्यूट कर दिया। जो CVC एक्ट बना, जो CBI का, आप खुद बताइए, क्या आज कोई दुनिया में मानने को भारत में तैयार है कि CVC और CBI पारदर्शिता के साथ काम करते हैं?